अभी भी हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है। ये जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ये मैं खुद जानबूझ के थोड़ा उसको एक्सपेंसिव भी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारा ये जो बेसिक्स हैं जितनी स्ट्रॉन्ग ये होंगी, हमारे लिए आगे चीज़ों को समझना उतना आसान होता रहेगा। हमारी मुसीबत क्या होती है, हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते और आगे से आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, जिस वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मेरा हमेशा से यही स्टाइल है कि मैं क्या चाहता हूँ कि आपकी बेसिक्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी आपके लिए आगे काम उतना आसान होगा। बेसिक्स जितनी वीक होंगी आगे काम आपका उतना मुश्किल होता रहेगा। अभी बस ये पहला चैप्टर मेरा एंड हो जाए, अल्लाह करे इसके टेस्ट में आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो ऑटोमेटिकली मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाने में क्या होगा, स्पीड को बढ़ाने में मुझे ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं बस आपके इस अगले जैसे ही मेरे चैप्टर ख़त्म होता है मैं इस टेस्ट का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह करे कि आप उसमें पॉजिटिव फीडबैक दें तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी स्पीड को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और शायद हम अपना वक्त भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। बहरहाल अब वो वक्त बढ़ाएंगे कि डेज बढ़ाएंगे ये तो मैं कुछ ही दिनों में डिसाइड कर लूँगा कि मैंने सैटरडे को बीच में इंगेज करना है या मैंने क्लास की ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करनी है। बिकॉज आपको मालूम है कि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत कम है और काम हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिस पेस पे मैं अभी जा रहा हूँ इस पेस के हिसाब से तो 10 साल में जाके, लेकिन समझ बड़ा अच्छा आ जाएगा 10 साल अगर मैंने कराया तो, ठीक है। लेकिन मुझे समझाना ही है, अच्छे से समझाना है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पेस बढ़ानी है। मैं बस अभी अक्टूबर नवंबर के आप लोगों के इंग्लिश उर्दू इस्लामियात का इंतज़ार कर रहा था, होपफुली ख़त्म हो चुका है। अभी भी है कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई पेपर रहता हो? हैं जी, इस्लामियात तो किसी का नहीं रहता ना, पाकिस्तान स्टडीज़ भी नहीं रहता, उर्दू भी नहीं, इंग्लिश भी कल ख़त्म हो गया है। एक आधा वैसे है कोई जिसका इंग्लिश रहता है, फर्स्ट लैंग्वेज दे रहा था कौन, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज मुझे कोई क्या था रहता है मेरा, नहीं। चलो जी, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर से जान छूट चुकी है, पूरी की पूरी क्लास उन तमाम एग्जाम से फारिग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाने की कोशिश भी किया करेंगे, ठीक है जी मैम? मैम नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सो हम देखते हैं कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। कर लो। केमिस्ट्री में हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको ऐसे ना पढ़ाऊं और अगर मैं इसको ऐसे पढ़ाऊं जैसे मैं बिल्कुल शुरू में पढ़ा रहा था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या, प्लीज बताएं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को केमिस्ट्री में कहते हैं क्या है, याद है किसी को? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस में कौन से वाले सब्सटेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं आपको? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है वो क्या होता है? दैट इज एन एटम। हम एटम का क्या सीख रहे हैं? एटम का हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। इधर लिख देता हूं, एटम के स्ट्रक्चर में बुनियादी तौर पर हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां हैं? कुछ उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किधर हैं? जो न्यूक्लियर पार्ट में है। कुछ किधर हैं? जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है। वैसे जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है वो कौन है? वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पर है क्या? न्यूक्लियर पार्ट के अंदर तो न्यूक्लियस है, क्या है? लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? शेल्स हैं। और हम शेल्स की क्या सीख रहे हैं? हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, हमारा जो बुनियादी टॉपिक चल रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशंस। क्या पढ़ रहे हैं जी? हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं।
और जो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आई थिंक मैंने कितनी लिखवा दी हैं, 4 या 5। पहली वाली कौन सी लिखवाई है? और इस पहली वाली एप्लीकेशन, इट इज द पीरियड नंबर। कैसे पता चलता है हमें पीरियड नंबर के बारे में? हाँ जी, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां से क्या, अगर हमें नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाए, वैसे उल्टा भी अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाए तो पीरियड नंबर पता चल जाता है, पीरियड नंबर पता चल जाए तो नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट है सर जी क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो हम ग्रुप नंबर बता देते हैं, अगर हमें ग्रुप नंबर पता हो तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता देते हैं। इसमें किसी को मसला नहीं, कल मैंने इसके ऊपर बड़ी बहस की हुई। फिर तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है जी वैलेंसी। वैलेंसी का ताल्लुक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ है तो सही, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी ये दोनों आपस में रिलेटेड तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। अच्छा, अब अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या सीन है? सर इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या किए जाएंगे, लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड किए जाएंगे। क्या करने के लिए? टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम अगली बात पर जाएं तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है, हमने अगली एप्लीकेशन क्या पढ़ी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक मैं अभी इसी एप्लीकेशन पर था, मुझे प्लीज बताइए कल के लेक्चर में इसके बारे में क्या बात की गई है? कॉपी दिखाइए। कल के लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको मीनिंग सिखाने की हमने कोशिश की। क्या मीनिंग सिखाया जी? एनीवन प्लीज? मैं जितना इससे पहले पढ़ाया बता चुका हूं, कल के लेक्चर की डिवीजन है जी। आयंस तो आते हैं, लेकिन आयन की किस चीज को, वो तो आते हैं, आयन की कौन सी चीज है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं? हाँ, आयन के सर के ऊपर जो हम चार्ज लिखते हैं, उस चार्ज को क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अंदर जुमला क्या लिखा होगा? इट इज द, प्लीज क्या लिखा? द अपेरेंट चार्ज। क्या लिखा होगा? द अपेरेंट चार्ज रिटन ऑन एन आयन। द अपेरेंट चार्ज रिटन ऑन एन आयन। जी बिल्कुल जनाब, यह हमने कल बात कही है कि किसी भी आयन के ऊपर क्या चार्ज लिखा हुआ है, तो उस बच्चे ने कहा सर इसके अंदर आयंस का कॉन्सेप्ट आता है। आयंस के ऊपर क्या चार्ज है उसका कॉन्सेप्ट आता है। प्लीज बैग उठाओ यार। आयन के ऊपर क्या चार्ज है उसका कॉन्सेप्ट आता है। खैर बहरहाल, मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं अपना चैप्टर चेंज करने लगा हूं, तो किसी को मसला है इस बात से? मुझे को बताएगा कैसे चैप्टर चेंज हो रहा है? पहले हम क्या पढ़ रहे थे? एटम्स। क्या पढ़ रहे थे जी? एटम्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आयंस। तो एटम में और आयन में कुछ तो फर्क है ना? क्या फर्क है वैसे? एटम होता है न्यूट्रल। क्या होता है? उसके अंदर जितना होता है पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है, जितने होते हैं प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या इन बातों में किसी को प्रॉब्लम है? नो। फिर अगली बात, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, लेकिन जब जो आयन होता है वो न्यूट्रल नहीं होता। क्या होता है? वो चार्ज्ड होता है। या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन सा वाला होता है? उसका नाम क्या होता है? कैटायन। नेगेटिवली चार्ज्ड कौन सा वाला होता है? एनायन। ये जो कैटायन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बनता कैसे है वैसे? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है जी? बल्कि एक सेकंड मुझे यहां पे जनाब सबसे एंड पे आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से
पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन्स तो ना लूज होते हैं, ना जितने होते हैं उतने ही होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जिसके कम होने की वजह से प्रोटॉन्स डोमिनेट कर जाते हैं, प्रोटॉन्स की आर्मी स्ट्रांग हो जाती है। यूं समझिए जैसे वो क्या होता है यार, वो खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं, रस्सी को खींचते हैं, टग ऑफ वॉर। क्या होता है जी? वो टग ऑफ वॉर में जितने बंदे उधर हैं उतने ही बंदे अगर इधर हुए तो दरम्यान में क्या होगा, वो जो आपकी वॉर का पॉइंट, वो जो टग है या जो भी रस्सी का जो निशान है, निशान ही बोलेंगे ना उसको, वो दरम्यान में रहेगा। लेकिन अगर किसी एक तरफ बंदे कम हो गए, मतलब किसी एक टीम में से एक बंदा रिटायर्ड हर्ट हो गया या लूज हो गया, तो उसकी आर्मी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो दूसरे बंदे क्या करेंगे, वो खींच लेंगे अपनी तरफ, तो वो डोमिनेट कर जाएंगे ना, तो वो जीत जाएंगे। उनका इलाज तो यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ क्या चीज है जो लूज हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, प्रोटॉन्स। वैसे एक बात करनी है, मैंने ये बात पेज के हेडर पे लिखवानी है। पेज के हेडर पे जाइए, मैं वहां एक नोट लिखवाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन से वाले पार्टिकल्स हैं जो लूज हो सकते हैं या गेन हो सकते हैं या शेयर हो सकते हैं, और कौन से पार्टिकल्स हैं जो लूज, गेन या शेयर नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स, it is the electrons that can be lost। पेज के हेडर पर एक नोट लिखेंगे प्लीज। It is the electrons that can be lost, gained or shared। It is the electrons that can be lost, gained or shared from the valence shell, from the valence shell only, from the valence shell only, from the valence shell only। ठीक है, एक और जुमला भी लिखवाना है। क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किधर लिख रहे हो भाई? पेज के हेडर पे लिखना है, उधर लिखना है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are present inside the nucleus, are present inside the nucleus। Protons and neutrons are present inside the nucleus। So what? So what? So they cannot be lost, gained or shared। So they cannot be lost, gained or shared। Inside the nucleus होने से क्या फर्क पड़ता है? सर वो एटम का बिल्कुल क्या होता है, एटम का बिल्कुल सेंटर होता है। अब एटम के बिल्कुल सेंटर में से तो कुछ ना तो निकलेगा, ना उसमें कोई ऐड करेगा, ना उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? सर वो तो बिल्कुल सेंटर है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है। ये लूज, गेन और शेयर होने वाला कॉन्सेप्ट किधर है? सर एटम के बिल्कुल बाहर। ये बिल्कुल बाहर क्या होता है? एटम के बिल्कुल एंड पे वैलेंस शेल होता है। सिर्फ उसमें से कुछ ना कुछ निकल सकता है, सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो सकता है। एटम के न्यूक्लियस तक कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती। एटम के न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल काम होगा। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम हम फिजिक्स में पढ़ लेंगे। किधर पढ़ेंगे पता है? वहां भी मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाने हैं। कौन से? न्यूक्लियर रिएक्शंस। कौन से पढ़ाने? देयर विल बी सम रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। किधर होंगे? उनको क्या बोलूंगा मैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या बोलूंगा बच्चों? लेकिन मैं अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में जो भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में जो भी साइंस है, वो सारी की सारी किधर है? वो सारी की सारी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। उन्हीं में से कुछ ने लूज होना है, उन्हीं में किसी ने गेन होना है, उन्हीं में से किसी ने शेयर करना है, उन्होंने ही कैटायन बनाना है, उन्होंने ही एनायन बनाना है, उन्होंने ही मॉलिक्यूल बनाना है, उन्होंने ये सारी साइंस बनानी है। बहरहाल मैं जो अभी बुनियादी बात आपको बस बताना चाहता था वो ये है कि प्रोटॉन्स ज्यादा नहीं होते, असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कम हो जाते हैं, जिस वजह से फीलिंग आती है कि क्या ज्यादा हो गया है।
क्या ज्यादा हो गया? प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं। तो मैं वैसे इस जुमले के खिलाफ हूं कि ये कहा जाए कि प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं। जो कैसे फीलिंग क्या आती है, जैसे प्रोटॉन्स ऐड हो गए हैं। प्रोटॉन्स कभी भी ऐड नहीं होते। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से हमें ये कहना चाहिए कि सर जी प्रोटॉन्स डोमिनेट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है? हाँ, उस हिसाब से देखें तो सर इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। जिसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम कहें प्रोटॉन्स डोमिनेट कर जाते हैं। इससे भी ज्यादा बेहतर है क्या कहें सर जी? सीधा सीधा कहें एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। ठीक है। सोचने के इनिशियल प्रोसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। किसके मुकाबले में? प्रोटॉन्स के मुकाबले में। तो प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा? डोमिनेट कर जाएगा। वो क्या है? उसका चार्ज पॉजिटिव है उसका चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एक लूज होगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। 2 लूज होंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जी। असल में पेपर के सवालात क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो हम देख लेंगे कि हमारा क्या सवाल डेवलप होता है क्या नहीं होता। मैम अभी जो हमारी वर्कशीट बनेगी उसका ज्यादा टारगेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड उसकी एप्लीकेशंस होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें आई थिंक इट वाज द न्यूक्लियस ओनली एंड आइसोटोप्स के साथ वर्कशीट थी। अभी जो हमारी अगली वर्कशीट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एप्लीकेशंस, इसके ऊपर सारी वर्कशीट घूमेगी। बहरहाल जब आपको वर्कशीट मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सवालात हैं, किस तरीके के सवालात हैं, किस तरीके के नहीं है। फिलवक्त आप अपने दिमाग में सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करें। आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सिर्फ ये डेवलप करें कि इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने से होता क्या है। अब पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये जब पेपर आएगा तो पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, प्लीज मेरे सेंटेंसेस को फॉलो कीजिए। नंबर 1, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमें देखो ना, हमें वैलेंसी पता है, हमें पता है किस किस ने कितने कितने लूज करने हैं, किस किस ने कितने कितने गेन करने हैं। अब हम ये कह रहे हैं अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए तो क्या होगा। अब ये थॉट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं सुने तरह। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए तो प्लीज पहले स्टेप पे आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज करो तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं कि ज्यादा हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। किसके मुकाबले में कम हो जाते हैं? प्रोटॉन्स के मुकाबले में कम हो जाते हैं। तो कौन डोमिनेट कर जाता है? प्रोटॉन्स डोमिनेट कर जाते हैं। अगर प्रोटॉन्स डोमिनेट कर जाएंगे तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। दैट्स इट। अब अगर आप कहते हैं सर जी मैं ये बीच की सारी प्रोसेस सोचते ही नहीं हूं, मैं सीधा सीधा सोचता हूं, क्या इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आपकी मर्जी भाई, आप चाहे तो डायरेक्ट सोच लें, ये चाहे तो आप क्या करें, आप सोचें सर जी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन्स डोमिनेट हो गए, तो वो डोमिनेट हो गए तो वो पॉजिटिव हो गए। या ऐसे सोच लें, या अल्टीमेटली इतने बड़े हो जाएं कि अब मैं चाहता हूं बेटा खिड़की थोड़ी सी देर के लिए बंद कर लें, या मैं चाहता हूं सिर्फ कितना सोच लें, डायरेक्ट सोचें कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो क्या चार्ज आएगा? क्या चार्ज आएगा जी? सर जी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दें। एनीवन? सिमिलरली अगर मैं उल्टी बात भी करूं, कौन सी उल्टी बात? इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने वाली बात, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, किसके मुकाबले में? तो कौन डोमिनेट कर गए? इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करेंगे तो उनका चार्ज क्या होता है वैसे? तो फिर ओवरऑल चार्ज भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक ये बातें हम कल के लेक्चर में लिख रहे थे। मुझे बताइए हमने कल के लेक्चर में लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? आई जस्ट वांट टू सी द लास्ट लाइन। हमने आयन के साथ 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। हाँ जी, यहां पर 2 कॉलम्स में क्या है जी? एक तरफ क्या लिखा हुआ है? कैटाइन, दूसरी तरफ एनाइन। कैटाइन क्या चीज होती है? कैटाइन होता है जी सर जी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और एनाइन क्या होता है? एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है हमने इसका क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया।
अगर इधर आपने लिखा है फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लीज एनाइन के सामने जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखें, ये आज का लेक्चर है जी, नेगेटिवली चार्ज आयन की जगह लिखेंगे फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, बाय द gain of electrons, formed by the gain of electrons। उसके लिए हमने पहले पॉजिटिवली चार्ज के नीचे दो चीजें और भी लिखी हुई हैं, उसको देखते हैं जरा। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन था जिसको आपने कैटाइन बोला हुआ है, जहां पर इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज बताएं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा है जी देयर इज समथिंग लाइक एम, एम में से क्या होता है, इफ इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से क्या कर लें, माइनस कर लें एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, वन पॉजिटिव का चार्ज बचेगा। क्या बचेगा जी, वन पॉजिटिव का चार्ज बचेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ऐसे ही लिखा है ना, m में से एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया तो उसके ऊपर आएगा m1 पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूं देयर इज सम m, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इफ इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें से माइनस हो जाते हैं क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स, कम हो जाते हैं क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, इट विल बी टू पॉजिटिव। हाँ जी, नाम मत लिखा है, दो दफा लिखा, ये लिखा ना। इसके नीचे एक और चीज लिख दो, अगर कोई भी एलिमेंट m कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इफ इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने लूज होते हैं जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, मतलब -3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लीज टेल मी क्या चार्ज आएगा, इट विल बी 3 पॉजिटिव का चार्ज, इट विल बी 3 पॉजिटिव का चार्ज। प्लीज ये लिख दीजिए यहां पे कि अगर क्या होता है, अगर कोई m एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हमने कहा कि उसके ऊपर चार्ज आता है 1 पॉजिटिव। कोई m, मतलब m इज फॉर एनी एलिमेंट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो उस पर क्या चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव। और अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा, 3 पॉजिटिव। और अगर मैं वैसे अपनी तरफ से कोई अलजेब्रा लिखूं, लाइक अलजेब्रा कैसे, if I say there is some m which loses like x electrons, क्या मतलब है इस बात का, x can be any unknown, होता है ना वेरिएबल्स unknown, मैथ्स में अलजेब्रा में क्या होता है unknown, x होता है। तो अगर उसमें से x इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज बताएं उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, x पॉजिटिव। एक निकला तो 1 पॉजिटिव, 2 निकले तो 2 पॉजिटिव, 3 निकले तो कुछ भी निकले तो कुछ भी पॉजिटिव, x निकले तो क्या बोले हम, x पॉजिटिव। नाउ दिस x कैन बी 1, दिस x कैन बी 2, दिस x कैन बी 3, दिस x कैन बी एनीथिंग। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो जी। सर न्यूट्रॉन भी तो प्रोटॉन्स के साथ होते हैं, उनका जिक्र भी नहीं करते, वो भी नहीं निकलते, मतलब जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है हम उनकी तो बात ही नहीं, वो ना लूज होंगे, ना गेन होंगे, ना शेयर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनका जिक्र इसलिए नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। हम तो पॉजिटिव नेगेटिव में फंसे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मुकाबला चल रहा है ना, चार्ज का मुकाबला तो उनका चल रहा है। चार्ज में तो जो आपका ये न्यूट्रॉन है वो तो 0 चार्ज है, इसलिए उसको इन्वॉल्व ही नहीं करते। ठीक है, बहरहाल यहां तक अगर किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। एनीवन, गेन वाले की तरफ जाएं, जरा मैं गेन वाले की तरफ जाता हूं। यहां मैंने m के साथ कुछ सिंबल्स लिखे हैं, यहां मैं कहता हूं जी कोई एलिमेंट है n, कौन सा एलिमेंट है, कोई भी है n। जहां पे आप देखें ना एनाइन, एनाइन के नीचे क्या लिखा जी, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज फॉर्म्ड बाय क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्लीज उसके नीचे कुछ रिएक्शंस लिखिएगा अभी। इफ आई से देयर इज एन एलिमेंट n एंड इफ इट गेन्स हाउ मेनी, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें होता है प्लस हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन
गेन हो गया तो आप मुझे बताइए कि उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। देखिए उसका भी थॉट प्रोसेस हम डेवलप कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। किसके मुकाबले में? प्रोटॉन्स के मुकाबले में कौन ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डोमिनेट करेगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज? इट्स नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, एक गेन हुआ है तो 1 नेगेटिव, 2 गेन हुए तो 3 गेन हुए तो x गेन हुए तो y गेन हुए तो जो भी जितने गेन होंगे उतने नेगेटिव। तो यहां लिखिए जी 1 नेगेटिव। सिमिलरली एक और लिखें, इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो इट शुड बी लाइक +2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो 2 नेगेटिव। इफ इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स लाइक +3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस, वैसे +3 का मतलब क्या है कि ऐड हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर ऐड होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? 8 9 उधर चला था 10, इसको 10 कर देते हैं, फिर जैसे 11 12 13 14 15 16 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इसको 10 पे ले जाना चाहिए। I think ठीक है, ऐसे ही ठीक है। 10,000 सिर्फ नंबरिंग कर दीजिएगा जरा। इसमें सर इसको करें ए, ठीक है, इसमें भी हाँ थोड़ी भी मुश्किल है ना, इसको ए कर दें। ठीक है, हाँ ना, फिर प्रिंट निकलवा दीजिएगा। सुनो जी, क्या बात हो रही है जी? मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बात आपको समझ आ रही होगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। यहां पर अगर मैं कोई जनरल इक्वेशन लिखूं समथिंग लाइक n, इफ इट व्हाट, इफ इट गेन्स हाउ मेनी, सपोज करो y इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें प्लस y इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? y नहीं, माइनस y नहीं, y माइनस क्या, माइनस y नहीं लिखते, क्या लिखते होते हैं? आई थिंक इस पर मैंने कल बात की थी। क्या बात की थी वैसे? कि जब मैथ्स में पावर लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? वो पहले प्लस या पहले माइनस लिखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो पहले नहीं लिखते प्लस माइनस, क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं प्लस माइनस। पहले नंबर लिख देते हैं फिर प्लस माइनस लिखते हैं। तो प्लीज इस बात का आपने ख्याल रखना है जी। यहां तक किसी को मसला है जनाब? अब एक काम करें, अब आप जाते हैं वापस किधर, वो एक शीट है आपके पास, उस शीट में कौन से कॉलम पर हैं हम? हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉलम पर हैं, उसको भरेंगे जनाब, उसको भरेंगे अभी। ठीक है, मैं ना अभी हाइड्रोजन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जी। हाँ जी, नहीं है? आप में से दिखाएं जी। मैम ये वाली शीट चाहिए प्लीज। किस किस के पास नहीं जी, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6। मैम ये 6 प्रिंट्स चाहिए वाले प्लीज। देखिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट्स ना वहां पड़े होते हैं, बाद में एक्स्ट्रा प्रिंट कराने पड़ते हैं। खैर सुन लीजिए जनाब, मुझे एक बात बताइए, मैं हाइड्रोजन की मिसाल देने लगा हूं। पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताएं जी प्लीज बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताएं। इट इज 1। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं। इट इज 1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। कितने प्रिंट्स हैं मैम? एक ही है।
ये मेरे पास है। वो तो आप करें, मुझे ना इनके लिए 5 एक प्रिंट और ला दीजिएगा जी, ठीक है। मैं ये अपने पास यूज कर लेता हूँ, आपके लिए आ जाएगी जी। भाई हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, क्या बता रहे थे जी आप? एटॉमिक नंबर वाज 1, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1, एंड व्हेन यू सी द वैलेंसी तो क्या होता है, ये कितने लूज करता है, मतलब अभी 1 है तो कितने लूज करेगा, 1 लूज करके जान छुड़ा लेगा। और अगर गेन करने हो तो कितने गेन करेगा, 1 गेन करके कितने बना लेगा, 2 बना लेगा। तो इसकी वैलेंसी में क्या लिखा आपने, लूज 1 भी लिखा हुआ है, गेन 1, इवन आपने क्या लिखा हुआ है, शेयर 1 भी लिखा हुआ है। खैर बहरहाल लूज 1 और गेन 1 को तो मैं समझाता हूं, शेयर 1 की हम बात बाद में करेंगे। क्या करें जी, यू नो देयर इज दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब आपने यहां पे क्या लिखता हूं जी मैं, कुछ एलिमेंट्स, और फिर आपने उन एलिमेंट्स की क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, फिर आपने उनका क्या लिखा होगा, वैलेंसी लिखी होगी, फिर आपने उनकी क्या लिखी होगी, अभी क्या लिखनी है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी हुई है, 1, वैलेंसी क्या लिखी है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो होपफुली आपने पढ़ा है कि 1 लूज करो तो क्या होता है, कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या लिखेंगे, H, H के ऊपर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव। और अगर मैं कहूं नहीं, इट्स नॉट जस्ट लूज 1, इट इज क्या, इट इज गेन 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल, तो क्या होगा, H के ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस। अभी शेयर करने से होता क्या है, मैंने भी शेयर वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया। देखें एक बात याद रखिए, अगर मैं कहूं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, देन आई वुड से देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से, एटम्स, आयंस एंड क्या, एंड मॉलिक्यूल्स। आपकी इतला के लिए अर्ज है, एटम्स का जो भी शुगल है खत्म होने वाला है। एटम्स इस टेबल के बाद, बल्कि सिर्फ एटम्स नहीं, इसी टेबल के अंदर क्या खत्म हो जाएगा, अभी आयंस भी खत्म हो जाएगा, रह क्या जाएगा, वो जो शेयर वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से, देखें इलेक्ट्रॉन्स लूज होने से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज नोन एज कैटायन। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज एनायन। तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से क्या होगा, कुछ उधर भी होगा, वहां क्या होगा सर जी, वहां ना मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे जी, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो खैर अभी मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करना चाहता, मेरा इस शीट के बाद अगला टॉपिक क्या होगा, मॉलिक्यूल का टॉपिक होगा। तो यूं समझिए, एक एटम का टॉपिक होता है, फिर एक आयंस का टॉपिक होता है, फिर एक मॉलिक्यूल्स का टॉपिक होता है। तो एक यहाँ पे शीट नहीं है, और किसके पास नहीं जी, हाथ खड़ा करें। एक यहाँ से बिल्कुल पीछे गर्ल्स तक भिजवा दें, एक यहाँ पे दे दें जी, पीछे भिजवाएं बेटा जी, यहाँ पे एक आपका है जी, एक यहाँ से पीछे भिजवाएं, एक ये उनको दे दें, ये भी पीछे भिजवा दें। अच्छा जी, सो बेटा आप तक पहुंच गई शीट, ठीक है। दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स की लेयर क्या होगी। एक होता है सर जी नॉर्मल नहीं, न्यूट्रल एटम। फिर एक होता है जब एटम में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएं तो क्या होता है, कैटाइन, वो पॉजिटिव वाला आयन। फिर एक होता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो जाएं तो नेगेटिव वाला आयन, दैट इज नोन एज एनाइन। अब एक और लफ्ज है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए तो क्या होगा, क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो अभी मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि इस शीट के फौरन बाद मैं क्या करूंगा, ये जो आपका शीट मौजूद है इसके फौरन बाद हमारा मॉलिक्यूल या लाइक शेयर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी हम शेयरिंग नहीं सीख रहे, अभी हम जस्ट लूजिंग एंड गेनिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लूज होने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन होने से क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज होने से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होने से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनता है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें जी, नो आगे चलेंगे। फिर क्या बात हो रही है, अभी हाइड्रोजन का लूज 1 गेन 1 भी समझ आ गया। एक सवाल है, अगला वाला एलिमेंट कौन है जी इसके बाद, हीलियम। प्लीज बताएं हीलियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। पहले शेल में मैक्सिमम होते ही कितने, तो फिर ये क्या करेगा, ये को लूज करेगा नहीं, गेन करेगा।
शेयर करेगा तो उसकी क्या वैलेंसी है? इट्स वैलेंसी इज 0। अगर इसकी वैलेंसी 0 है तो फिर इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर जी ना लूज किए, ना गेन किए, ना शेयर किए, ना पॉजिटिव बनेगा ना नेगेटिव बनेगा ना, मतलब तो अगर उसका कोई सीन ही नहीं है तो आई थिंक क्या करना चाहिए? सर जी यहां तो खाली छोड़ें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल कब पैदा होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, तो जब कोई कैटायन बन जाए, जब कोई एनायन बन जाए, जब कोई पॉजिटिव आयन बन जाए, जब कोई नेगेटिव मतलब कोई आयन बन जाए ना। हीलियम कोई आयन बनता है? नहीं। तो जब वो आयन ही नहीं बनता तो उसके ऊपर चार्ज का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। जब चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं 0 भी नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा इधर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब 0 क्या लिखूं मैं उधर जाकर? मतलब यू वांट मी टू राइट लाइक दिस? वो कहते सर यूं कर दें, HE लिखें और उसके ऊपर 0 लिख दें, ये कहना चाह रहे हो? क्या तो सही रहे हो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? मैं कहूंगा लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही किसकी है? इट्स द चार्ज रिटन ऑन एन आयन। पहले आयन तो बना लो, आयन बन गया तो फिर बताना प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं। जिसकी वैलेंसी 0 होती है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, उधर हाँ आसान सी बात है जी, नॉट एप्लीकेबल है। काम करें Na लिख दें कि सर यहां तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल लिखो, या खाली जगह छोड़ दो, Na लिख दो, ये ज्यादा बेहतर है, नॉट एप्लीकेबल जी। हाँ, उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट एप्लीकेबल ही नहीं है, उधर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आगे चलें जी, अगला एलिमेंट कौन है? लिथियम। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? 2,1। इसके बाद क्या पढ़ा आपने? क्या करेगा ये? इट विल लूज कितने? 1। हाँ, तो हमें पता है एक लूज करेगा तो क्या चार्ज होगा? Li क्या जनाब? 1 पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसके आगे जाएं जी, Li 1 पॉजिटिव के बाद अगले वाले पे जाएं। अगला कौन है? अगला कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम के बारे में बताएं जी, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,2 कितने लूज करेगा? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? बेरिलियम के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव। कोई मसला इस बात से? एनीवन? आगे जाएं। फिर बेरिलियम के बाद कौन है? सर जी इस बोरॉन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,3 एंड ये कितने लूज करेगा? इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो प्लीज एक बात बताएं, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 3 पॉजिटिव। इसके अगला कौन है? कार्बन। कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ये क्या करेगा? वैसे तो इसके पास एक ऑप्शन है कि 4 लूज कर ले, ये 4 गेन कर ले, लेकिन हमने इसके साथ एक ही वैलेंसी लिखी हुई है। क्या वैलेंसी लिखी हुई है? 4 शेयर वाली लिखी हुई है। इट विल शेयर, इफ इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने तो लूज किया ही नहीं, इसने तो गेन किया ही नहीं। इसने तो लूज नहीं किए तो पॉजिटिवली चार्ज आयन तो बना ही नहीं, गेन नहीं किए तो नेगेटिवली चार्ज आयन भी नहीं बना। तो इसका भी क्या मसला है? इसका भी मसला ये है कि सर इसने भी लूज गेन तो किया ही नहीं। जब इसने लूज गेन वाला काम ही नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला आयन ही नहीं बना, तो क्या करूं? क्या करूं? फिर तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं लिखूंगा, वो तो मैं तब लिखूंगा। देखें हीलियम में क्या, हीलियम में क्या जी, लूज गेन शेयर तीनों ही कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने आगे कर दिया नॉट एप्लीकेबल, कि लूज गेन तो है ही कोई नहीं। कार्बन में भी लूज गेन नहीं है, क्या है? शेयर है। तो अगर लूज गेन नहीं है और सिर्फ शेयर है तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, आगे कहीं ना कहीं मुझे काम आएगी एक बात। क्या बात काम आएगी? कार्बन लिखता हूं, कार्बन ने कुछ तो करना है, 4 कुछ तो करने हैं। अब 4 क्या करने हैं? या लूज करना है। अगर लूज करता होता तो मैं क्या लिखता? 4 पे प्लस। अगर ये 4 गेन करता क्या लिखता? 4 माइनस। इसने क्या करना है? 4 शेयर करने हैं, तो बस मैं 4 लिख देता हूं और आगे ना प्लस लिखता हूं ना माइनस लिखता हूं, आप लिख दें क्वेश्चन मार्क। 4 के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दें। आप कार्बन लिखें, सी के ऊपर 4 लिखें और 4 के साथ क्या लिखें? प्लस लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख रहा प्लस? प्लस तब लिखता जब क्या कहता? जब कहता कि इसने 4 लूज किए हैं। माइनस क्यों नहीं लिख रहा? माइनस तब लिखता जब क्या कहता कि इसने 4 गेन किए हैं। मैंने क्या लिख दिया?
क्वेश्चन मार्क क्यों डाल दिया है कि मुझे ये नहीं पता कि जब चार्ज शेयर करो तो होता क्या है। हाँ, वो कब पढ़ाऊंगा कि चार्ज शेयर करो तो क्या होता है, कब पढ़ाऊंगा। शेयर वाला कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। किधर पढ़ाऊंगा जी, इसलिए मैं अभी इसको इग्नोर करना चाहता हूं। कार्बन से अगले एलिमेंट पे जाएं जी। अगला कौन है, नाइट्रोजन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,5। कितने गेन करेगा ये, इट विल क्या, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट, 3 नेगेटिव। शायद आपने यहां शेयर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शेयर वाले को इग्नोर करें। मैं अभी शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना चाहता बेटा, मैं सिर्फ लूज और गेन समझाना चाह रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाहता। मैं उस पर अगर समझाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क ही लिखूंगा, यही कहूंगा जी स्टडी लेटर। ना मैंने हाइड्रोजन का शेयर होने वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है, ना मैंने कार्बन का शेयर होने वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है, और ना मैं आपको भी नाइट्रोजन का शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। मैं सिर्फ क्या बताना चाहता हूं, किसने कितने लूज करने हैं, किसने कितने गेन करने हैं। लूज करो तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है। गेन करो तो क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए, नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है। और हम उस हिसाब से मैं अपनी शीट को मुकम्मल कर रहा हूं। आखिरी बात, आगे चले। वैसे नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,6। क्या उसकी वैलेंसी लिखी हुई है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 गेन कर तो चार्ज क्या होगा, 2 नेगेटिव। लिखो जी O2 नेगेटिव। O लिखें, O के साथ 2 नेगेटिव लिखें जी। प्लीज बच्चों शीट कंप्लीट करें। O के साथ क्या लिखेंगे, 2 नेगेटिव, 2 नहीं 2 नेगेटिव लिखें पूरा। ऑक्सीजन के बाद कौन है, फ्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,7। इफ इट इज 2,7 उसकी क्या वैलेंसी है, इट विल गेन 1। इफ इट विल गेन 1, F के ऊपर क्या जाएगा, 1 नेगेटिव। लिखे जी 1 माइनस, F के ऊपर लिखे F1 माइनस, लिख दिए। आगे चलें, फ्लोरीन के बाद क्या है, नियॉन। नियॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8। बच्चों ध्यान दीजिए ना यार, मेरी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। 2,8 क्या वैलेंसी है, कंप्लीट है उसका सेकंड शेल, 0 वैलेंसी है। जब वैलेंसी नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या लिखूं, नॉट एप्लीकेबल, Na लिख दें। अगला एलिमेंट कौन है, सोडियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। आउटरमोस्ट में कितने, 1। कितने लूज करेगा, 1। अगर 1 लूज किया तो चार्ज क्या होगा, 1 पॉजिटिव। क्या चार्ज होगा जी, लिखिए Na के ऊपर 1 पॉजिटिव। देखिए Na 1 पॉजिटिव। मैं यहां लिखवाता जाता हूं, Na के ऊपर क्या लिख दे जी, Na 1 पॉजिटिव। फिर अगला कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 282। तो अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 282 तो क्या होगा, इट विल लूज 2। इफ इट लूजेस 2 तो चार्ज क्या आएगा, Mg के ऊपर क्या जाएगा, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, Al3 पॉजिटिव। किसी को मसला इस बात से। आगे चलें, सिलिकॉन का क्या सीन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 284। वैलेंस शेल में कितने हैं, कितने वैसे 4। क्या करेगा ये, अगर इसने 4 लूज किए तो मैं चार्ज क्या लिखूंगा, 4 पॉजिटिव। अगर उसने 4 गेन किए तो मैं क्या लिखूंगा, 4 नेगेटिव। अगर उसने 4 शेयर किए तो 4 क्वेश्चन मार्क। हाँ 4 लिख दें, लेकिन अब करना क्या है, 4 के साथ क्या लिखें जी, सर जी अब 4 इसने ना लूज करने हैं तो ना गेन करने हैं, तो हमें नहीं पता क्या लिखें। 4 के साथ क्वेश्चन मार्क लिख दें। आगे चलें, सिलिकॉन के बाद क्या है, फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 285। क्या क्या इसकी वैलेंसी है, इट विल गेन 3। गेन करेगा तो क्या चार्ज आएगा, सर जी 3 गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, पी के ऊपर क्या आएगा, 3 नेगेटिव। क्या आएगा जी, 3 नेगेटिव। सल्फर की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 286। क्या वैलेंसी है, इट विल गेन 2। इफ इट विल गेन 2 क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है जी। फिर अगर हम बात करें किसकी किसकी जी, क्लोरीन। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 287 तो क्या होगा, कितने गेन करेगा, 1। अगर उसने 1 गेन किया तो क्या 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 होगा, 1 नेगेटिव। किसी को मसला इस बात से। आगे चलें जी, क्लोरीन के बाद क्या है, आर्गोन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 288। तो क्या सीन है, थर्ड शेल कंप्लीट है, वैलेंसी क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नॉट एप्लीकेबल। किसी को मसला इस बात से। आगे चलें तो उसको Na लिख दें। आर्गोन के बाद क्या है, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी हुई है,
2881 2881 ओके। इफ इट इज 2881 तो आउटर मोस्ट में कितने 1 क्या वैलेंसी होगी? इफ इट लूज 1 इफ इट विल लूज 1 तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है, अगला कौन है? कैल्शियम। ये कैल्शियम का क्या सीन है? 2882 वैलेंस में कितने हैं 2 क्या करेगा वैलेंसी क्या है? इफ इट विल लूज 2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 2 पॉजिटिव। तो कैल्शियम का क्या सीन है जी 2 पॉजिटिव। यहां तक किसी को अगर परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी पुत्र। असल में उसमें मैंने लूज वाली वैलेंसी भी लिखवा दी, गेन वाली भी लिखवा दी। शेयर वाली पूछोगे तो मैं क्या करूंगा, अगर आप कहते हो सर यहाँ पे शेयर वाला कॉन्सेप्ट सिखाएं तो इफ आई से इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन तो आई विल से इट इज H1 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने कहा लूज कंफर्म लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव, कंफर्म गेन करेगा तो 1 नेगेटिव, अगर शेयर करना है तो 1 पता नहीं क्या 1 पता नहीं क्या। ठीक है जी, बाकी मैंने कार्बन को सिलिकॉन के साथ मैंने ये काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिलिकॉन के साथ लिखें सर जी मैं Si4+ या Si4- तो लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी इस पे बहस नहीं करना चाहता। मेरा आगे का टॉपिक है, जब आप मॉलिक्यूल्स तक पहुंचेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये कि इधर क्या मसला है और क्या नहीं है। ये लो जी, यहां तक किसी के पास सवाल है जी? एनीवन? क्या रह गया? आखिरी एक कॉलम रह गया। कौन सा वाला? नेचर ऑफ एन एलिमेंट। जाएं अपनी कॉपी के ऊपर। इससे पहले कि मैं नेचर पर जाऊं, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से अगर मुझसे कोई बात पूछनी है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। ऊंचा बोलिए। चले जी, सवाल सुने जरा उनका। वो कह रही हैं कि सर लुक एट दिस एग्जांपल, सोडियम 1 पॉजिटिव। तो जो सुनो प्लीज गौर से, वो कहते हैं जब 1 पॉजिटिव है तो क्या 1 लिखना जरूरी है? सिर्फ प्लस लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, मैथ्स में एक असूल है, कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है? तो बस ठीक है, अगर आप उस असूल को फॉलो करना चाहती हैं तो कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है? 1 लिखा होगा। ठीक है, ऐसे भी ठीक, लेकिन बेहतर है कि लिख दें। हम जब लिख रहे हैं तो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, माइनस में भी वो कहते हैं सर यहाँ पे Cl के ऊपर 1 माइनस है और मैं 1 नहीं लिखना चाहती, सिर्फ माइनस लिखना चाहती हैं आप, तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ठीक है? वैसे क्योंकि हमें पता है कहीं पर भी कुछ ना लिखा हो तो वहां क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो माइनस लिखा है ना, तो माइनस के आगे या माइनस के पीछे 1 लिखा होगा। ठीक है, लेकिन मैं तो लिखता हूं, मैं लिख के नहीं करूंगा। बहरहाल, और कोई सवाल है जी? एनीवन? तो आई थिंक आपको एटम के बाद आयन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। आयन में से आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मतलब कैटायन और एनायन भी समझ आ गया है। आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात भी समझ आ गई है। लूज करने से पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, गेन करने से नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है, ये बात भी आपको समझ आ गई है। अगर अभी भी कुछ सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके, आई थिंक यहां से आगे हमारे पास क्या सीन है जी? यहां से आगे हमारे पास 5वीं एप्लीकेशन है, और वो 5वीं एप्लीकेशन क्या है? लिखी हुई वहां पे कहीं ना कहीं, क्या है जी? नेचर ऑफ क्या? नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की नेचर क्या होगी? आई थिंक जो आपके 5 कॉलम्स बने हैं, अब तो जगह खत्म हो गई होगी, या है? किसके नोट्स में 5वें कॉलम में जगह है? थोड़ी है जी। चलो, अगर है भी तो वहां ना लिखिएगा। क्यों? इसके अपने मैंने 3 कॉलम बनाने हैं। क्या करना है? इसके मैंने अपने अंदर मजीद 3 कॉलम्स बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन बहरहाल इसमें से जो 3 मैंने कॉलम्स बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, गौर से मेरी बात सुनिए। ये जो नेचर का कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉलम्स नहीं भी बनाते, तो भी मसला नहीं है, आप उसी के नीचे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेचर ऑफ एन एलिमेंट, ये मेरा टॉपिक है। आप चाहें तो आप 1, 2, 3 ऐसे कॉलम्स बना लें, आप चाहें तो या तो यूं कॉलम्स बना लें, या फिर अगर आप चाहें तो नेचर को समझाने के लिए आप देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे आपके खूबसूरत होते हैं।
ये कैसे आपके ठीक होते हैं। आप चाहें तो नेचर के साथ 1 2 3 ऐसे करके कुछ बना लें। जी तो बच्चों, आपकी मर्जी है कि आप अगले पेज पे जाना चाहते हैं या आप उसी कॉलम्स को मजीद कैरी करना चाहते हैं। अगर आप उसी 5th कॉलम को मजीद कैरी करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके लिख दीजिएगा, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप कहते हैं नहीं सर हम अगले पेज पर हैं, तो फिर आप 1 2 3 ऐसे करके कैरी कर लीजिएगा। मैं वैसे आपको क्या बताना चाहता हूं, आपको वैसे डिटेल में कितने एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं हम? 20। उन 20 में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे वो मेटल्स हैं। क्या कहेंगे जी? कुछ को हम कहेंगे वो नॉन मेटल्स हैं और कुछ को हम कहेंगे वो नोबल गैसेस हैं। हेलो जी, अब या यूं लिख दो या यूं लिख दो जी। नेचर में पहली नेचर क्या है? या कुछ या एलिमेंट मेटल्स होते हैं या एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट की नेचर समझानी है। क्या समझाना है? क्या नेचर बता रहा हूं, या तो एलिमेंट्स मेटालिक होते हैं या एलिमेंट्स नॉन मेटालिक होते हैं या एलिमेंट्स नोबल गैसेस होंगे। ये जितनी आपके पास ऑप्शंस हैं, इन सब में आपने 3rd कॉलम में या मेटल लिखना है या नॉन मेटल लिखना है या फिर क्या लिखना है? नोबल गैस लिखनी है। ओके, ये जो मेटल्स हैं इनके बारे में मैं आपको ये बात बताना चलूं कि मेटल्स का सीन क्या है। मेटल्स, बल्कि जो नेचर है ना, पता है किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, या फिर ये डिपेंड करती है वैलेंसी पर, या फिर ये डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। कैसे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 1, कितने हुए? तो वो क्या करेगा? एलिमेंट उसको लूज करेगा। लूज करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा जी? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा। आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि जो कोई भी क्या होता है, जो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, लूज करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाएगा। उस एलिमेंट को हम हमेशा क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? जिनकी वैलेंसी क्या है? देयर वैलेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या जनाब? तो मेटल्स की जो मैं बेसिक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, दे विल ऑलवेज क्या? मेटल्स की डेफिनेशन लिखिए जी। दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के साथ क्या होता है जी? दे विल ऑलवेज क्या? लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। ये है मेटल्स की डेफिनेशन। वैसे तो आप सोचते होंगे सर मेटल्स बड़ी कोई सॉलिड टाइप चीज को कहते हैं, जो भी सॉलिड्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, उनको मारो तो टन की आवाज आती है। लेकिन हाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? मैं अभी आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा भाई। मैंने क्या पढ़ाना है? मैंने आपको मेटल्स की केमिस्ट्री पढ़ानी है। किन को कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उनके एक ही सीन है, दे विल ऑलवेज क्या? ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जनाब साहब। तो फिर नॉन मेटल्स की क्या डेफिनेशन होगी? दे विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। बल्कि इधर नहीं, इधर ऑलवेज नहीं लिखूंगा, लिखूंगा दे ईदर गेन और क्या? और शेयर। चूंकि इनमें गेन और शेयर दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। दे इधर गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। दे विल गेन। मेटल्स का तो ऑलवेज लूज है ना। मेटल्स का क्या सीन है? ऑलवेज लूज। नॉन मेटल्स विल नॉट ऑलवेज गेन। दे हैव 2 ऑप्शंस। क्या? या गेन या शेयर, या गेन या शेयर। लूज नहीं है जी, लूज नहीं। लूज का ऑप्शन सिर्फ किसके पास है? मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। आपने देखा होगा अपने टेबल में, जहां जहां गेन था वहां वहां शेयर भी था, लेकिन हमने गेन को तो पूरा समझ लिया है, शेयर को भी तक पूरा हमने नहीं समझा। तो डोंट वरी, मैं करा दूंगा उसको। खैर, लिखना क्या आपने? दे विल नॉट ऑलवेज, बट 2 ऑप्शन हैं। दे विल क्या? दे विल ईदर गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा, नोबल गैस के बारे में क्या ख्याल है आपका? नोबल गैस का क्या होगा? लूज करेंगे, गेन करेंगे? नहीं, उनकी वैलेंसी 0 होगी। ना तो वो लूज करेंगे, ना वो गेन करेंगे, ना वो शेयर करेंगे। उनकी वैलेंसी क्या होगी? देयर वैलेंसी इज 0। क्यों? देयर वैलेंस शेल्स विल बी कंप्लीट। तो जनाब साहब, उनका क्या सीन है? उनका जो है देयर वैलेंसी इज 0। वैसे उनकी वैलेंसी 0 क्यों होती है? बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज, बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट। हेलो जी। तो नोबल गैस का आपने क्या लिखा? आपने नोबल गैस का ये लिखा है देयर व्हाट, देयर वैलेंसी इज व्हाट इज 0। मैं इस वक्त हाइड्रोजन के सामने कुछ भी नहीं लिखना चाहता। मैं हाइड्रोजन के सामने, हाँ इतना कर लिखें, एक्सेप्शनल केस। क्या लिखें? हाइड्रोजन का सीन क्या है? लूज वाला सीन भी है, गेन वाला सीन भी है। लूज करो तो मेटल वाला सीन है, गेन करे तो नॉन मेटल वाला सीन है। तो मैं क्या करूं अभी? मैं तो बस लिखूंगा एक्सेप्शन, लिख देता हूं, एक्सेप्शनल केस लिख दें कि उसके बाद हम कुछ भी डिसाइड अभी नहीं कर पाएंगे कि वो मेटल होगा या वो, खैर मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता था। हीलियम पर आए। हीलियम का सीन क्या है? वैलेंसी क्या है? 0। क्यों? वैलेंस शेल क्या है? कंप्लीट। तो नेचर क्या हुई? लिखें जी नोबल गैस। नोबल गैस लिखें। ये जो अगला वाला है लिथियम, लूज कर रहे हैं ना? कितने लूज कर रहे हैं वैसे? क्या चार्ज बन रहे हैं? 1 पॉजिटिव। तो क्या हुआ? लूज करने वाला क्या होता है? मेटल। मेटल लिखें जी। बेरिलियम लूज करेगा तो क्या लिखूं? मेटल। बोरॉन, बोरॉन क्या करेगा? लूज करेगा तो क्या लिखूं? मेटल। कार्बन लूज तो नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है, हाँ तो फिर नॉन मेटल लिखें। कार्बन के आगे नॉन मेटल लिखें। नाइट्रोजन गेन कर रहा है या शेयर, क्या करूं? नॉन मेटल। ऑक्सीजन, हाँ जी, नॉन मेटल। फ्लोरीन, वो भी गेन या शेयर करेगा, नॉन मेटल। नियॉन, नोबल गैस। सोडियम, हाँ जी, मेटल है। क्यों? लूज कर रहा है। क्या हो गया भाई? लूज कर रहा है। मैग्नीशियम 2 लूज कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या करें इसको भी मेटल है, लूज कर रहा है, मेटल है। एल्यूमिनियम लूज कर रहा है तो मेटल है। जो जो लूज करेगा उसको मेटल कर दें। सिलिकॉन क्यों? शेयर कर रहा है, तो शेयर करने वाले को क्या बोलते हैं हम? नॉन मेटल। आगे कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या कर रहा है? 3 गेन या शेयर, तो क्या करूं? उसको भी नॉन मेटल करें। फास्फोरस के बाद कौन है? सल्फर। सल्फर क्या कर रहा है? 2 गेन या 2 शेयर, तो गेन वाला या शेयर वाला क्या होता है? नॉन मेटल। क्लोरीन 1 गेन या 1 शेयर, तो क्या होगा? नॉन मेटल। आर्गोन नोबल, कंप्लीट है उसका, नोबल गैस। सेकेंड लास्ट कौन है? पोटेशियम। व्हाट इज दिस? पोटेशियम का सीन क्या है? पोटेशियम का है, 1 लूज करता है, क्या होगा इसका सीन? मेटल। कैल्शियम क्या कर रहा है? 2 लूज कर रहा है, वो भी क्या है? वो भी मेटल है जी। किसी को मसला है इस बात से? अब 2 काम करने हैं, या तो इस पेज को जो टेबल की शक्ल में है अपनी कॉपी के अगले पेज पे पेस्ट कर दें, या अपने हाथ से दोबारा अच्छा सा टेबल बना लें। क्या कर लें जी? या तो इसको पेस्ट कर लें, आपकी मर्जी है, हाँ, या फिर क्या कर लें, या आपको लगता है सर इसमें मैंने बहुत गंद मचा ली है, तो जरा नीट करके अपने हाथ से लिख लीजिएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि किसको अपने नोट्स जैसे